विराज एक पहलवान था। कुश्ती और दंगल करना यही उसका पेशा था। पहलवानी से उसने बहुत नाम और धन कमाया। सब लोग उसे वीरू भाई कहकर पुकारते थे। वीरू से कभी किसी का दुख नहीं देखा जाता था। वह हमेशा दीन दुखियों की मदद करता था। परंतु एक दिन कुश्ती करते समय उसके पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वह बिस्तर पर आ गया। वीरू की पत्नी सौम्या बोली, हमारा तो जैसे जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। पैर ही तो टूटा है, हाथ तो सही सलामत है ना। आज नहीं तो कल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। पैरों पर तो खड़े हो जाओगे, मगर पहलवानी तो नहीं कर पाओगे ना। डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है कि पैर पर अब कभी ज्यादा वजन मत डालना। शुक्र है तुमने डॉक्टरी नहीं पढ़ी, नहीं तो अब तक मेरा पैर ठोक पीट कर सही कर देती। अच्छा चलो छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। इसी तरह वीरू को बिस्तर पर बैठे हुए 5 महीने गुजर गए। सारे जमा पैसे उसके पैर के इलाज में लग गए। अब उनके सामने पैसों की किल्लत आने लगी। बहुत हुआ जी, अब मेरे घर बैठने से काम न चलेगा। जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। इससे अच्छा होता तो मैं मर गया होता। कम से कम अपनी आंखों से आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। ऐसा मत बोलो जी। पत्नी को पति की अर्धांगिनी इसीलिए कहा जाता है कि वह पति के सारे दुख और तकलीफें बराबर बांटे। मैं कल ही कहीं कुछ काम ढूंढती हूँ। हाँ, क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसे मैं बैठे बैठे ही कर लूं? तभी मम्मी पापा चिल्लाते हुए उनके दोनों बच्चे आयुषी और राघव आ धमके। आयुषी बोली, पापा मुझे पैसे दो, मुझे पिज्जा खाना है। मुझे मोमोज खाने हैं पापा, मुझे भी पैसे चाहिए। तुम जानते हो, जब हम छोटे थे तो हमें केवल 50 पैसे मिलते थे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चने लेकर खा पाते थे। लेकिन तुम्हें तो सीधे 100 रुपए चाहिए। जानते हो ना कि मेरे पैर में कब से चोट लगी हुई है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। पापा फिर 50 पैसे में आप पिज्जा कैसे खाते होंगे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में पिज्जा नहीं था। हाँ, जब भी कुछ ऐसा खाने का मन होता था तो अम्मा आटे का चीला, पूड़ी या चूर चूर पराठा जरूर बनाकर खिला देती थी। पापा ये चूर चूर पराठा क्या होता है? बेटा, जिसे तुम लोग चूर चूर नान कहते हो ना, उसे हम चूर चूर यानी खस्ता पराठा कहते थे। वीरू की बात सुनकर दोनों बच्चे जिद करने लगे कि हमें भी वही वाला पराठा खाना है। पगला गए हैं ये बच्चे, और साथ में आप भी। घर में इतनी तंगी है और आप इन्हें चूर चूर पराठा खाने की बातें बता रहे हो। अब भुगतो। वीरू परेशान हो गया कि बच्चों को कैसे टाले। घर में घी है न तेल, फिर कैसे बनेंगे चूर चूर पराठे। अम्मा तो उनमें बहुत घी तेल लगाती थी। आयुषी, तुम बड़ी हो तो कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी तेल खत्म हो गए और खरीद कर लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सौम्या घर के हालातों से बहुत दुखी थी। वह बेचारी क्या करती। वीरू चलने फिरने तो लगा था, मगर अभी वह कोई काम करने लायक नहीं था। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस पैर पर दबाव पड़ा तो पैर खराब भी हो सकता है। चलो बच्चों, यहाँ तो तुम्हें कुछ नसीब न होगा। चलो, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर लेकर चलती हूँ। सुनिए जी, कुछ दिन वहीं रहूंगी। मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो वापस आ जाऊंगी। आपके लायक तो रसोई में राशन है, समय से खाना बनाकर खा लेना, और हाँ, दवाई भी। कुछ दिन बच्चों के साथ वहां रहूंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। सौम्या तो बच्चों को लेकर मायके चली गई, लेकिन वीरू बिल्कुल अकेला रह गया। मन में सोचने लगा, आखिर बच्चे कब तक अपनी नानी के यहाँ रहेंगे? स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है। कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे पैर पर कोई दबाव न पड़े। 1 सप्ताह गुजर गया। वीरू को याद आया कि उसका एक दोस्त चूर चूर नान का ठेला लगाता है और दिन भर में उसकी हजारों रुपयों की बिक्री हो जाती है। मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी चूर चूर नान बनाऊं। मैं बैठे बैठे बनाया करूंगा और सौम्य बेचा करेगी। लेकिन काम शुरू करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि एक बार उसे कुश्ती जीतने पर सोने का मेडल मिला था। वीरू मेडल हाथ में लेते हुए कहता है,
तुम्हें पाना मेरा सपना था, लेकिन तुम्हें खुद से दूर करना ऐसे लग रहा है जैसे अपनी जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना, शायद अब यही आखिरी रास्ता है। वीरू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह मेडल बेच दिया और अपने दोस्त की सहायता से अपना नया काम शुरू करने का सामान खरीद लिया। वह अकेले ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सौम्या को वापस बुला लिया। अगर पहले ही दिमाग में ये विचार आ जाता तो मुझे बच्चों के साथ मायके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब तुम आ गई हो तो देखना, ये चूर चूर नान का काम खूब चलेगा। वीरू ने सड़क के किनारे एक तखत बिछाया और किनारे पर एक भट्टी लगाई। वीरू वहीं बैठकर चूर चूर नान बनाता था और सौम्या सेकती थी। सब्जी वो घर से बनाकर ले आते थे। न खाओगे लच्छे पराठे, न खाओगे पान, सब कुछ भूल जाओगे जब खाओगे हमारे यहाँ की चूर चूर नान। वीरू को सब लोग जानते थे, इसलिए ग्राहक खुद ही उसके पास पहुंचने लगे। अरे वाह, आज पूरे 800 रुपए की कमाई हुई है सौम्या। हो सकता है कल और भी ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ और भी करना होगा। क्यों ना हम ऊपर से ज्यादा मक्खन लगा कर दें और उसके अंदर आलू या प्याज भी भरें, लेकिन अभी उसकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अभी तो हमें अपने ग्राहक बढ़ाने हैं। हाँ, वीरू और सौम्या दिल और जान लगाकर चूर चूर नान बनाने लगे। उनके खूब ग्राहक बढ़ने लगे और खूब आमदनी होने लगी। अरे भाई पहलवान जी, जरा 2 प्लेट लगा दो। लेकिन भाई हो तो तुम अकेले, फिर 2 प्लेट किसके लिए? अरे भैया, तुम्हारे हाथों में स्वाद ही इतना है कि जब तक 2 प्लेट ना खा लो तब तक सब्र ही नहीं आता। वीरू अपनी तारीफ पर बहुत खुश होता। उनके दिन बदलने लगे थे। उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन उनका ये काम इतना अच्छा चल निकलेगा। उसकी सफलता देखकर उसके कुछ दोस्तों को जलन होने लगी। वीरू के दोस्त किशोर और नंदन आपस में बात करने लगे। 2 कौड़ी का पहलवान हलवाई बन बैठा है, बैठे बैठे नोट छापता रहता है। अरे इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो लंगड़ा है, तब ये गजब है। अगर सही सलामत होता तो न जाने क्या करता। मैं तो सोच रहा हूं कि जब ये शाम को घर जाए तो इसकी भट्टी में पानी भर दूं। जब भट्टी नहीं रहेगी तो नान कैसे सिकेगी? अरे भैया, पानी भरने की जरूरत ही क्या है, तोड़ ही देते ना इसे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो देर किस बात की, जल्दी से हथौड़ा लेकर आओ। उन दोनों ने वीरू की भट्टी तोड़ दी। अगले दिन जब वीरू वहां पहुंचा तो टूटी हुई भट्टी देखकर बहुत दुखी हुआ। सौम्या, लगता है कोई हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। रोज कोई ना कोई नुकसान कर ही जाता है। सोच रहा था मैं यहाँ एक ढाबा ही बना लूं, कम से कम सुरक्षा तो रहेगी। और हाँ, उसका नाम रखेंगे पहलवान चूर चूर नान वाला। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि हमारा भी अपना एक ढाबा होगा। फिर कोई भी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देखा सौम्या, अगर हौसले बुलंद हों तो कामयाबी भी जरूर मिलती है। मुझे फक्र है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपकी सफलता ने मेरा भी मान बढ़ाया है जी। उसके बाद वो दोनों अपने पहलवान ढाबे में चूर चूर नान का काम और भी ज्यादा मन लगाकर करने लगे। गुंजन का घर ऊंची पहाड़ियों पर था। उसके पिता आलोक वहां एक गाइड थे। वहां पर आए हुए लोगों को वो पहाड़ियों पर घुमाते और उनसे जो भी पैसा मिलता उसी से घर का खर्चा चलता। गुंजन अपने पिता से बोली, बाबा, आप पूरे दिन पहाड़ों पर चलते हो, आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं? गुंजन, ज्यादा मत सोच। जिस दिन कोई अच्छा लड़का मिल गया ना, उस दिन रिश्ता पक्का समझ। अब ससुराल के बारे में सोच। अरे गुंजन की माँ, मैं तो बताना ही भूल गया। अरे वो अपने बाबूलाल है ना, उन्होंने एक लड़का बताया है। लड़का गुंजन के जोड़ का है। 2 ही भाई हैं, अमीर लोग हैं। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। अब जल्दी लड़का देखो और बात पक्की कर दो। हाँ। कुछ ही दिनों बाद नैतिक और गुंजन का रिश्ता पक्का हो गया और फिर शादी हो गई। लेकिन नैतिक की माँ सुनीता इस शादी से खुश नहीं थी। अरे सुनीता, बहू क्या लाई है दहेज में? क्या लाएगी? वही 4 बर्तन और 2 जोड़ी कपड़े। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहू तो बड़ा सारा दहेज लेकर आई थी। हाँ, बड़ी बहू मेरी पसंद की थी और ये
नैतिक की पसंद है। मेरे पापा अफसर हैं आंटी जी, उसके बाबा की तरह गाइड थोड़े ही हैं। सारी बातें पर्दे के पीछे से सुनती हुई गुंजन रोते हुए नैतिक से बोली, सब कुछ तो दिया है बाबा ने, सिर्फ एक 4 पहिए वाली गाड़ी ही तो नहीं दी। इस शादी में भी उन्हें बाहर से कर्ज लेना पड़ा था। गुंजन, बुरा मत मानना, माँ की आदत ऐसी ही है। बस तुम उनकी सेवा करना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नैतिक की बड़ी भाभी लता खाना लेकर आई थी। उनकी बात सुनकर वह बोली, हाँ देवर जी, अब यही सेवा करेगी, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। हाँ। भाभी, मैं तो बस गुंजन को समझा रहा था। गुंजन अपने प्यार और सेवा से सबके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह गरीब घर से होने के कारण उन लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई। उन दिनों बारिश का कहर था, पहाड़ खिसक रहे थे, बादल फट रहे थे। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया कि सब लोग अपने घर खाली करके दूसरी जगह पर चले जाओ। नैतिक का बड़ा भाई प्रतीक बोला, लता, जल्दी सामान समेटो, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ये माँ और नैतिक क्या कर रहे हैं? अरे उनसे भी कहो जल्दी चलें। उनकी छोड़ो, अपनी सोचो। माँ जी की उम्र तो पूरी हो चुकी है। रही बात नैतिक की, वो कोई बच्चे नहीं है, अपनी वो खुद सोच लेंगे। अभी हमारी सोचो और निकलो यहाँ से जल्दी। सुनीता के कानों में जब उनकी बातें पड़ी तो वह बहुत दुखी हुई। नैतिक, किसी भी समय बादल फट सकते हैं और पहाड़ खिसक सकते हैं। तुम गुंजन को लेकर यहाँ से चले जाओ। वैसे भी बड़ी बहू कह रही थी कि मेरी तो उम्र पूरी हो चुकी है। माँ जी, ये आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़कर चले जाएंगे? हाँ माँ, ये बातें करने का समय नहीं है। अपना जरूरी सामान लो और जल्दी चलो यहाँ से। अगले दिन सुबह पता चला कि जहां उनका घर था वह सारा इलाका पहाड़ खिसकने से नष्ट हो गया। गुंजन ने भगवान के हाथ जोड़े। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि सबकी जान बच गई। पता नहीं भैया और भाभी कहाँ और कैसे होंगे। कोई जरूरत नहीं है तुझे उनकी फिक्र करने की। वो लोग तो हमें छोड़कर इस तरह भागे जैसे सबसे पहले प्रलय उन्हीं पर आएगी। बेटा, घर के साथ साथ हमारा सब कुछ चला गया। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे? माँ, जब तक कहीं कुछ इंतजाम नहीं होता तब तक मेरे घर चलो। माना कि हमारा घर बहुत छोटा है, बाबा गरीब हैं, लेकिन हम लोगों को देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो। पहले ही बहुत गलती किए बैठी हूँ। जो अमीर थी वो तो मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुमने भी मुझे वहां अकेला छोड़ दिया होता तो मैं मर ही जाती। माँ, अब कब तक पिछली बातें याद करके दुखी होती रहोगी? बहुत भूख लगी है। नैतिक, चलो पहले कुछ खा लें। माँ, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा लोग मैगी ही पसंद करते हैं, तो मैगी ही खाएंगे। गुंजन को भी बहुत पसंद है, क्यों गुंजन? नैतिक और सुनीता मैगी खा रहे थे, लेकिन गुंजन गहरी सोच में बैठी मैगी को देख रही थी। क्या सोच रही हो गुंजन? बस कुछ याद आ गया। शादी से पहले जब मेरा मन कुछ अच्छा खाने का होता था ना, तो मैं मैगी का पराठा बनाकर खाती थी। माँ और बाबा को भी बहुत पसंद था। सोच रही हूँ, वैसे भी अब सब बर्बाद हो गया है, तो क्यों ना मैं मैगी के पराठे बनाकर बेचूं? बाहर से आने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्या तुम कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी। बाकी आप और माँ जी हो ना मेरे साथ। तो ठीक है, कुछ दिन हम तुम्हारे घर रहकर ये काम शुरू करते हैं, और जैसे ही ये मैगी पराठे का काम चल पड़ेगा तो हम कहीं और ठिकाना देख लेंगे। गुंजन ने अपने घर में मैगी पराठा बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। ये क्या मैगी पराठा? भाई, मैगी तो खाई है, लेकिन मैगी पराठा पहली बार सुना है। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। लाओ तो एक दे दो। अरे वाह, ये बहुत लजीज पराठा है। लाओ भैया, 4 और पैक कर दो। बीवी बच्चे नई चीज खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन मैगी पराठे के ग्राहक बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अब उनको होम डिलीवरी के लिए भी ऑर्डर आने लगे। नैतिक भी अब होम डिलीवरी करने में व्यस्त रहने लगा। बहू,
मैं हमेशा तुम्हें और तुम्हारे माँ बाबा को गलत बोलती थी, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। माँ, पुरानी बातों को सोचकर आप क्यों दिल छोटा करती हो? आपके बिना मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। बहू, अब ये हमारे और तुम्हारे वश का काम नहीं है। हमें कुछ और लोग चाहिए जो हमारी मदद कर सकें। माँ जी, नैतिक ने कुछ लड़कों को बुला लिया है, अब वो हमारी मदद करेंगे। धीरे धीरे पहाड़ों में मैगी पराठे वाली बहू मशहूर हो गई। नैतिक, अब हमको अपना घर खरीद लेना चाहिए, वैसे भी यहाँ जगह कम पड़ जाती है। नैतिक ने एक बहुत बड़ा सा मकान लिया और वहीं एक मैगी पराठा रेस्टोरेंट खोला। अब यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक आने लगे। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में 2 गंदे और बीमार से पति पत्नी आए और वेटर से बोले, 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। चलो भागो यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे। कौन है सोनू? पता नहीं मालकिन, जरा देखो तो। अरे भैया भाभी, आप और वो भी इस हाल में? देखो तो बच्चों की क्या दुर्दशा हो गई है। गुंजन, तुम? पीछे से सुनीता भी आ गई। माँ, आप लोग यहाँ? ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? ये रेस्टोरेंट गुंजन का है, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया है, वरना तुम लोग तो हमें छोड़कर भाग ही गए थे। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन से घर छूटा है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। 3 दिनों से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी बहू गुंजन की, जिसने मुसीबत के समय हमारा साथ दिया। अब आप पुरानी बातों को भूल जाइए और खाना खाइए। अब आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अब हम सब मिलकर मैगी पराठे का काम करेंगे और एक साथ रहेंगे अपने घर में। क्यों माँ जी, माफ कर दिया ना आपने इन्हें? हाँ, मेरी मैगी पराठे वाली बहू।